बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, आज हमने सेकंड लेक्चर पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 का। और चैप्टर नंबर जो 2 था हमारा काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स में हमने क्या पढ़ना शुरू किया था कि इसमें हमें मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पढ़नी है विदाउट द फोर्स अफेक्टिंग इट। वो कुव्वत, वो ताकतें जो उस मोशन को क्रिएट करती हैं वो नहीं, वो अगले चैप्टर में आएगा। लेकिन इस चैप्टर में हमने ये देखना है कि मोशन होती कैसे है और वो उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अभी तक हमने मोशन की कुछ चीज़ें पढ़ी थी, आज हमें यहाँ से शुरू करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 2.4 वाला टॉपिक। अब देखें, ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना, इसमें बहुत बुनियादी सा छोटा सा फ़र्क है। डिस्टेंस आपको पता है, हम कहते हैं फासले को, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये उसका फासला होता है कि हमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा है। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। मैं अब ज़ाहिर है सुबह स्कूल जाता हूँ अपने पढ़ाने के लिए, तो हमारा यहाँ से लेके स्कूल तक का जो डिस्टेंस है ना टोटल, वो 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर, काफ़ी नज़दीक है। लेकिन ये जो 4 किलोमीटर है ये डायरेक्ट नहीं है। मैं अब ज़ाहिर है यहाँ अपने घर से बाहर निकलता हूँ, पहले थोड़ा आगे को जाता हूँ, फिर थोड़ा लेफ़्ट साइड पे जाता हूँ, फिर मेन सड़क आती है, मेन सड़क से सीधा जा रहा हूँ, फिर वो जो गांव है जहाँ हमारा स्कूल है उसका जो पिया है उसके अंदर नॉर्थ की तरफ मैं जाता हूँ, वो आगे से फिर और मुड़ता है, फिर जिग जैग हो के फिर मैं अपने स्कूल पहुँचता हूँ। तो ये जो है एक डायरेक्ट फासला नहीं है। ये जो 4 किलोमीटर है ये डिस्टेंस तो है, फासला तो है, लेकिन अगर मेरे पास लेट्स सपोज एक उड़ने वाला जहाज हो, उड़ने वाली गाड़ी हो, मोटरसाइकिल या जो भी, तो मैं उस पर बैठूं और अपने घर से सीधा ऊपर आ जाऊं और सामने मुझे ऐसे करके वो नज़र आ रहा हो दूर वो स्कूल है, और मैं नाक की सीध पे बिल्कुल स्ट्रेट जो है उसकी तरफ चलना शुरू कर दूं, उड़ाना शुरू कर दूं, तो बिल्कुल ऐसे जब पहुंचूंगा ना तो वो डेफिनेटली 4 किलोमीटर नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने कोई जिग जैग नहीं किया, सीधा गया हूं। तो वो तकरीबन कोई 3 किलोमीटर बन जाएगा। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डेफिनेटली इसमें डायरेक्शन होती है, जैसे मैं कह रहा हूँ नाक की सीध में मैंने उसकी तरफ जाना है क्योंकि वो मुझे सामने नजर आ रहा है स्कूल, तो उसकी डायरेक्शन होगी कि नॉर्थ की तरफ जाना है या ईस्ट की तरफ जाना है या किधर को जाना है। तो बस यही फर्क है, दोनों फासले होते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस है वो कोई भी फासला है, बड़ी कैटेगरी है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और वो आपने एक डायरेक्शन में जाना होता है, बस यही है इसके अंदर। तो ये देखें, जो पहली डेफिनेशन है, द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, असल रास्ता कहाँ कहाँ से होके हम गुजरे, ठीक है ना। द डिस्टेंस इज द लेंथ, लंबाई है, ऑफ एक्चुअल पाथ, असल रास्ते की, ऑफ द मोशन, जो हमने मोशन की है। क्योंकि मूवमेंट नहीं बताना है कि आप पहले किधर गए थे बाद में किधर गए थे, तो जो मूवमेंट हमारी हो रही है, जो मोशन हमने की है, हमारी गाड़ी ने की है, उसका एक्चुअल पाथ क्या था, किधर किधर से होके गुजरे थे, उसकी जो टोटल लंबाई है वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। बाकी वही उसने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं जो मैंने आपको दी हैं। तो इसी तरह से आप ये अगर आपके सामने है रीडिंग करनी है तो कर लें। तो मेन काम ये है कि आपने ये डेफिनेशन याद करनी है। आगे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन जरा पढ़ लेते हैं, मैंने आपको समझा तो दिया है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज के जो डिस्प्लेसमेंट है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यस, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। स्केलर और वेक्टर को जब हमने पढ़ा है तो वेक्टर में डायरेक्शन भी साथ होती है, इसीलिए तो वो वेक्टर बनता है। हुज मैग्नीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसकी जो मिकदार है वो क्या है, शॉर्टेस्ट, कम से कम फासला है, बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, कहाँ से आपने शुरू किया कहाँ पे पहुंचना था, उनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट फासला है, कम से तरीन जो फासला होगा उसको हम कहेंगे। एंड इट्स अ डायरेक्शन, और इसकी जो सिमत होगी, इज फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया, जहाँ पहुँचना था उसकी तरफ जो है इसकी डायरेक्शन होगी। और ये बड़ा अच्छा उसने ना एक डायग्राम बना के दिखाई हुई है कि एक गाड़ी जो है वो पॉइंट ए से जा रही है बी पे, तो डेफिनेटली ये जो बीच में छोटी सी पतली सी लाइन बनी हुई है ये उसका एक्चुअल पाथ है कि गाड़ी जी इधर इधर से हो के ऐसे जिग जैग हो गए तो फिर वहाँ पे पहुँची। लेकिन अगर जाहिर है, अब ये जाहिर है डिस्टेंस है, लेकिन अगर ए से डायरेक्ट बी पे जाती है और जो हमने एक वेक्टर भी बना दिया उसको, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये फिर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और डेफिनेटली आपको नजर आ रहा है कि ये शॉर्ट डिस्टेंस है, कम फासला है, ठीक है। और ये मैंने जो ब्रैकेट में भी किया है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर एज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जब भी हम कहते हैं भाई 4 किलोमीटर है यहाँ से मेरा स्कूल, तो वो मैं साथ साथ हमेशा डायरेक्शन नहीं बताता,
ठीक है। तो जब डायरेक्शन बताऊंगा कि इधर को है तो फिर वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ तक ये बात आपने समझनी है। बाकी ये सारा कुछ हो गया। अब आगे डेफिनेशन। अब मेनली यहाँ डेफिनेशन ही है, यहाँ पे लॉन्ग सवाल बहुत कम आएंगे आपको नज़र। तो मेनली जो जो डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ इनको आपने याद कर लेना है, इनको समझ लेना है। अब हमने फ़र्क बताना है स्पीड में और वेलोसिटी में। जैसे हमने फ़र्क बताया ना डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में, कि एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर है, यही काम हमने यहाँ स्पीड में और वेलोसिटी में करना है। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब स्पीड क्या है? स्पीड बेसिकली ये बताती है कि हमने कितने टाइम में कितना फासला तय किया। और स्पीड को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को ऊपर रखते हैं और टाइम को नीचे रखते हैं, तो टाइम से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम 1 घंटा पूरा ट्रैवल करते रहे हैं और हम जो है हमने जो फासला तय किया 100 किलोमीटर्स तय कर लिया 1 घंटे में, तो इसकी स्पीड क्या बनेगी कि 100 जो है जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हम ऊपर रखेंगे और बटे में जो 60 मिनट हैं या 1 आवर, जाहिर है वो यूनिट पर डिपेंड करता है कौन सी होनी है, तो वो जो जितना भी टाइम है 1 घंटा या 60 मिनट उससे डिवाइड कर लेंगे। तो टाइम हमेशा नीचे आएगा, फासला हमेशा ऊपर आएगा। तो ये देखें यहाँ उसने सारा लिखा हुआ है। तो ये डेफिनेशन है उसकी। इफ़ अ बॉडी, अगर एक बॉडी जो है यानी जैसे कोई कार है या मोटरसाइकिल है, कवर्स अ डिस्टेंस s, अब डिस्टेंस को याद रखना है, हमने s से शो कराना है बार बार, ठीक है। डिस्टेंस d से शो नहीं कराना, s से। d किसी और चीज़ के लिए हमने रखा हुआ है। तो डिस्टेंस s ट्रैवल किया उसने इन टाइम t, एक टाइम t है, कोई भी हो सकता है। इट्स स्पीड v, वैसे तो v वेलोसिटी को शो करते हैं लेकिन स्पीड वेलोसिटी बेसिकली चीज़ तो एक ही है। सिर्फ अगर स्पीड के साथ हम डायरेक्शन बता देंगे तो उसने वेलोसिटी हो जाना है, तो चीज़ सेम है। तो स्पीड को हम किससे शो करा रहे हैं, v से, ठीक है। विल बी रिटर्न एज, तो उसको कैसे फार्मूला वाइज कैसे लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। छोटा सा फार्मूला है, डिस्टेंस ऊपर है टाइम नीचे है। स्पीड जो कि v होती है उसकी जगह v लिख देते हैं, डिस्टेंस s है, टाइम की जगह स्मॉल t छोटा t लिख देते हैं। तो v बराबर s ओवर t, ये पहला बेसिक फार्मूला है आपके पास कि जब वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करनी हो तो डिस्टेंस को हम टाइम पे डिवाइड करा देते हैं। और अगर ये डिवीजन खत्म कर दें तो t इधर डिवाइड में है, t अगर v के पास चला जाए तो वहां मल्टीप्लाई होगा, जैसे मैथ में हम करते हैं। तो v और t इकट्ठे हो जाएंगे, तो s इज इक्वल टू vt, s अकेला हो जाएगा। तो ये भी एक रिलेशन बन जाता है कि अगर फासला मालूम करना हो s, तो आप क्या करते हैं, उसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड को और टाइम को आप ज़रब दे दें, तो वो उससे भी आपको डिस्टेंस निकल आता है। तो ये समझ लें कि 2 फार्मूले, बेसिकली तो एक ही फार्मूला है लेकिन बहरहाल एक से दूसरा भी हमने बना लिया। तो इस तरह से ये आपने याद करना है, ये जो ब्रैकेट लगाई हैं ये लाजमी याद करें। अच्छा, यहाँ पे एक साइड पे उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि ज़मीन के ऊपर जो जिंदा चीज़ें हैं उनमें जो हाईएस्ट स्पीड वाला या वेलोसिटी वाला जो बंदा है या चीज़ है वो 2 चीज़ें हैं, फास्टेस्ट लैंड मैमल्स चीता एंड द फास्टेस्ट फिश सेल फिश। यानी वो तेज़ तरीन तैरने वाली जो मछली है उसका नाम हमें याद रखना है, सेल फिश कहेंगे। और जो जानवर जो है वो ज़्यादा मूवमेंट कर सकता है वो कौन है, चीता। एक तो ये याद रखना है। और इनकी साथ क्वांटिटी 110 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 110 किलोमीटर का फासला, जो कि बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हमारी मोटरसाइकिल हम जब तेज़ चलाते हैं ना 70, तो 60-70 की स्पीड पे ही जाते हैं, तेज़ चला रहे होते हैं। 1 to 5 फिर लड़के चलाते हैं, 80-90 पे भी जाते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो बहुत तेज़ स्पीड होती है। तो ये 110 की स्पीड है, बहुत ज़्यादा है। तो ये इनकी स्पीड आपने याद रखनी है क्योंकि MCQs में आ जाती है। और ये इस साइड पे भी ये एक इन्फॉर्मेशन है, द कार वाइल मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड। अब कार एक जा रही है तो जाहिर है उसकी कोई ना कोई स्पीड होनी है, लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि वो एक सर्कल में घूम रही है, ठीक है, दायरे के अंदर घूम रही है। ऑन अ सर्कुलर रोड मे हैव कांस्टेंट स्पीड, एक खास एक स्पीड से जाई जा रही है, बट इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी उसकी तब्दील हो रही है एट एवरी इंस्टेंट। और वाई, क्यों? इस क्यों का जवाब मैं आगे देता हूँ, क्योंकि जब मैं वेलोसिटी एक्सप्लेन करूंगा ना, वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन देखें आप, फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है ना, तो इसकी डायरेक्शन ये ऐसे एक सीध में होनी चाहिए, लेकिन चूंकि सर्कल में वो घूम रही है तो सर्कल का मतलब ये है कि हर अगले इंस्टेंट, अगले लम्हे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे गुलाई में घूम रही है, ऐसे ऐसे करके गुलाई में जा रही है। तो एक डायरेक्शन नहीं रहती, तो चूंकि मुसलसल उसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है तो फिर जाहिर है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो मुसलसल चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है। तो यही हमने बताना है।
कि चूंकि हर लम्हे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फिर यूनिफॉर्म स्पीड उसकी नहीं रहती, वेलोसिटी नहीं रहती उसकी यूनिफॉर्म। देखिए आगे उसने लिखा हुआ है द स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन हम नहीं बताते। द एसआई यूनिट, इसकी जो यूनिट है 2 यूनिट्स होती हैं, ये छोटी वाली यूनिट है, ये बड़ी वाली यूनिट है। बड़ी वाली किलोमीटर पर आवर है, असल में मैं इसको पर पढ़ता हूँ, पढ़ा वैसे पर ही जाता है लेकिन ऐसे होता है कि किलोमीटर है ना के एम और ज़ाहिर फासला है और उसके डिवाइड में, देखें फार्मूले में हम डिवाइड में टाइम को रखते हैं, तो डिवाइड में टाइम का जो घंटा है आर है वो ओवर में आना है नीचे, लेकिन नॉर्मली हम ओवर में नहीं लिखते। मेरे जब हमने पढ़ा था तो उस टाइम ओवर में लिखते थे। अब वो ये करता है कि बटा चूँकि नीचे है ओवर में एच, तो उसको हम ऊपर ले आते हैं। तो जब वो ऊपर आएगा नीचे से तो जाहिर है उनकी जो पावर्स मैथ में हम पढ़ते हैं कि नीचे पावर पॉजिटिव है तो ऊपर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, या ऊपर से नीचे आ रही है तो साइन चेंज कर लेती है। तो नीचे उसका पॉजिटिव साइन है, कोई भी चीज़ पढ़ी हो ना उसकी 1 पावर होती है, तो एच के ऊपर 1 पावर है, तो जिसको जब ऊपर लाएंगे तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी, -1। ठीक है, इसलिए फिर -1 लिखते हैं। तो जहाँ पे भी आपको, ये भी एक रूल है, आप आगे जब रीडिंग करेंगे पढ़ेंगे तो जब भी फार्मूले में किसी चीज़ के ऊपर -1 या -2 लिखा है तो वो आप समझ जाएं कि वो चीज़ उसको डिवाइड करवा रही थी, हम उसको ऊपर ले आए। ठीक है, तो इस तरह से तो नॉर्मली ऐसे ही लिखा जाता है, मीटर पर सेकंड, इसको पढ़ना ऐसे है मीटर पर सेकंड, पर मतलब के डिवाइड, कि 1 सेकंड में कितने मीटर, ठीक है, ये भी यूनिट हो सकती है, या 1 घंटे में कितने किलोमीटर, ये बड़ी यूनिट है। तो ये इसकी स्पीड की या वेलोसिटी, दोनों की यूनिट सेम है, सिर्फ वेलोसिटी में फ़र्क अब आगे आएगा कि उसकी हमने डायरेक्शन बता देनी है। सो कहता है इट इज़ ऑब्वियस दैट स्पीड ऑफ अ व्हीकल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। अब ज़ाहिर है नॉर्मल रूटीन है, कभी भी आप हमेशा एक ही स्पीड से नहीं जा सकते, कभी आपको ब्रेक लगानी पड़ती है, कहीं आप तेज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो कम ज़्यादा स्पीड होती रहती है। इफ़ द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल इज़ ऑब्जर्व्ड, अगर आप देखते रहें, इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, कभी कम कभी ज़्यादा तब्दील होता रहता है। अब यहाँ से अगली जो डेफिनेशन आएगी, द स्पीड ऑफ अ व्हीकल दैट इज़ शोन बाय इट्स स्पीडोमीटर, जो हम स्पीडोमीटर के अंदर स्पीड को देख रहे होते हैं कि अब कितनी है, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक लम्हे में, इंस्टेंट का मतलब लम्हा है, किसी एक लम्हे में क्या स्पीड थी उसकी, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस भी इंस्टेंट से निकला है, इंस्टेंट, इंस्टेंट लम्हा, तो लम्हाती स्पीड, कि किसी एक लम्हे पे उस टाइम स्पीड कितनी थी। अब अगले लम्हे में आपकी वो चेंज हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हम उसको एक्सेलरेट कर रहे होते हैं या हम उसकी ब्रेक लगा रहे होते हैं। अभी ये एक्सेलरेशन भी आगे आना है। तो एक तो ये डेफिनेशन बन गई इंस्टेंटेनियस स्पीड की, और एक और डेफिनेशन आगे है एवरेज स्पीड की। सो कहता है प्रैक्टिकली, लेकिन कहता है नॉर्मली तौर पे वी मेक यूज़ ऑफ द एवरेज स्पीड। हम फिर ज़ाहिर है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड लेते नहीं हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम एवरेज को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो तो एक लम्हे के लिए थी ना, तो वो कहीं इस्तेमाल नहीं होनी, ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर एवरेज यूज़ करते हैं कि भाई इतने टाइम में इतना फासला हमने तय किया तो उसकी एवरेज क्या बनती है। तो उसका फिर फार्मूला नीचे है, तो कहते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन। पहले भी फार्मूला यही है, डिस्टेंस ऊपर आना है, टाइम नीचे आना है, लेकिन अब आपने साथ वर्ड यूज़ कर लिया टोटल का, कि भाई सारे का सारा कितना फासला तय कर लिया था हमने और कितने टाइम में किया। यहाँ से सियालकोट से मैं लाहौर जा रहा हूँ तो बीच में लेट्स सपोज मैं 3 दफ़ा रुका हूँ, 3 दफ़ा मैंने अपनी स्पीड चेंज की है। पहले मैं 60 की स्पीड से जा रहा था, फिर मैंने 80 की स्पीड कर दी, फिर मैंने उसको फिर 20 की स्पीड कर दी। तो सबको मिला के टोटल स्पीड जो है वो हमें कैलकुलेट की जाती है। तो टोटल मैंने फासला कितना तय किया और कितने टाइम में तय किया, उनको डिवाइड कर लें। तो वी एवरेज, देखें नीचे ए वी लिख देते हैं, तो एवरेज इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो ये एवरेज स्पीड का भी फार्मूला और ये डेफिनेशन ही है एक किस्म की। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, पूरा सेंटेंस बना लेना, ये तो फार्मूला लिखा हुआ है उसने, आप सेंटेंस बनाए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो ऐसे करके उस इन्हीं वर्डों को आप जो है वो एक सेंटेंस बना दे, तो ये आपकी डेफिनेशन बन जाएगी एवरेज स्पीड की। अब ये जो भी एग्जांपल्स आ रही हैं ना, वो फिर अब यहाँ ज़ुबानी समझाना मुश्किल होगा, वो मैं आपको अलहदा से जब न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा वहाँ समझा दूंगा। ये वैसे इजी है, सिंपल। उसने ये कहा हुआ है कि एक ईगल है डाइव्स टू द ग्राउंड अलोंग अ 300 मीटर पाथ, यानी कि उसने जितना एक फासला तय किया ना, डाइव लगाई है किसी वो ईगल ने, उकाब ने, तो उसने 300 मीटर की डाइव लगाई है।
ठीक है, और उसकी जो स्पीड थी उस टाइम वो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसने लगाई है। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कवर द डिस्टेंस, तो उसने वो जो फासला तय किया है उसको कितना टाइम लगा है, तो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो देखें बड़े इजीली जब सोल्यूशन देते हैं तो पहले हम बताएंगे भाई उसका एस जो है वो 300 है, क्योंकि इतना उसने फासला तय किया है। उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 60 की है, 60 की स्पीड वी वो लिख ली, और टाइम फाइंड करना है वो आपने टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख देना है। अब जस्ट आपने फार्मूला लिखना है कि वी वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो फिर अब चूंकि हमें टी चाहिए तो टी को उठा के उधर वी की जगह ले जाए, वी को टी की जगह पे ले जाए, तो अब ये फार्मूला बन जाएगा ये वाला कि टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। तो जस्ट दोनों को डिवाइड कराना है, एस को ऊपर रखना है, वी वेलोसिटी को नीचे रखना है। 300 को 60 पे डिवाइड करेंगे 5 सेकेंड। ऐसे क्लियर नहीं होगा, मैं इंशाल्लाह आपको लैदा से भी समझा दूंगा। ये ज़रूर इस दफ़ा मैं एग्जांपल्स इसकी सारी करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स भी करनी है और न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो ये तो सारा हो गया स्पीड का, और उसके आगे से जो छोटी छोटी स्पीड की डेफिनेशनें बनी। अब देखें आगे वो कह रहा है वेलोसिटी, तो मैंने थोड़ा बहुत तो आपको बता दिया, वही सब कुछ है, लेकिन क्या होगी, डायरेक्शन होगी। वहाँ हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं डिस्टेंस का, कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और कितने टाइम में किया है। यहाँ पे डिस्टेंस कहने की जगह पे हम यूज़ कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, और हमारी जो वेलोसिटी है इसमें भी डायरेक्शन आनी है। तो डिस्टेंस की जगह वर्ड यूज़ करेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हमने ट्रैवल किया है वो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारी वेलोसिटी बन जाएगी। सो ये देखें यहाँ पे वो डेफिनेशन कह रहा है द नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट होता है टोटल, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है यानी टोटल जो फासला है हमारा ऑफ अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट का मतलब फासला ही है, लेकिन ज़ाहिर है डायरेक्शन वाला, शॉर्टेस्ट वाला फासला ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम, किसी भी टाइम के यूनिट में, 1 सेकंड में या 1 घंटे में, इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये डेफिनेशन वेलोसिटी की हो जाएगी। तो ये इधर तक आपने इसको याद कर लेना है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन आ गई, जैसे ऊपर हमने एवरेज स्पीड की डेफिनेशन बनाई थी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को अब यहाँ बजाय एस कहने के, डिस्टेंस के लिए एस यूज़ किया था, डिस्प्लेसमेंट के लिए डी यूज़ कर लेते हैं। तो वी एवरेज इज इक्वल टू डी ओवर टी। तो ये हमारी डी की वजह से हमें पता चल जाएगा ये जो वी है ये वेलोसिटी को शो करवा रहा है। तो वी इज इक्वल टू डी ओवर टी, और साथ जाहिर है वही छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जैसे वहाँ पे था कि वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, और ये जो इक्वेशन 2.2 पर शो कर रही है ये साथ बताएगी कि डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वी इज़ द सेम एज दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट जिधर को ज़ाहिर है गाड़ी मूव कर रही है शॉर्टेस्ट फासले पे, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की है वही डायरेक्शन हमारी वेलोसिटी की होनी चाहिए। बाकी वही कि कितने किलोमीटर एंड सो ऑन, ये वही सारा कुछ है। तो ये हो गई। अब इसी से ये जो स्पीड और वेलोसिटी है उसकी डेफिनेशन यूनिफॉर्म में भी आती है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जब आप स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं तो हर बच्चे ने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं, तो एक जैसा होना उसी को यूनिफॉर्म, फॉर्म शक्ल, यूनि मतलब एक जैसा, एक जैसी शक्ल, किसी चीज़ का एक जैसा होना यूनिफॉर्म कहते हैं। तो जब वेलोसिटी की बात आ रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी कि हम सारा टाइम, जितना भी टाइम हमने फासला तय किया, डिस्टेंस तय किया, डिस्प्लेसमेंट, वो हमने एक जैसी स्पीड से ही तय किया है। सो देखें द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। वेलोसिटी को यूनिफॉर्म कब कहेंगे, इफ द स्पीड एंड डायरेक्शन, जो उसकी स्पीड है और जो उसकी डायरेक्शन है ऑफ अ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज, वो तब्दील ना हो। जिधर से हमने स्टार्ट लिया था जिस डायरेक्शन पे, उसी डायरेक्शन पे जा रहे हैं, जिस स्पीड्स पे जा रहे थे उसी स्पीड से कंटिन्यू, हम 60 की स्पीड पे जा रहे हैं तो 60 की स्पीड पे ही जाना है। तो यहाँ तक आपकी डेफिनेशन किसकी बन गई, यूनिफॉर्म स्पीड की, और जो बाकी वर्डिंग है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। इफ़ द स्पीड और डायरेक्शन, यहाँ तो स्पीड चेंज कर लें, कम ज़्यादा कर लें उसको, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर लें, स्पीड वही रहने दें। जैसे सर्कल में हमने ऊपर बात की कि सर्कल में एक ही स्पीड से अगर आप घूम रहे हैं लेकिन आपने साथ साथ डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। सो देखें इफ़ द स्पीड और डायरेक्शन आर बोथ, एक चीज़ या दोनों चीज़ें, ऑफ देम चेंज, वो तब्दील होते हैं, इट इज़ नोन एज वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल मतलब चेंज होने वाली, ऐसी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, या फिर उसका दूसरा नाम ये है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी की डेफिनेशन पे ये आ जाएगी कि कोई एक चीज़ चेंज हो रही हो या दोनों हो रही हो।
तो फिर हम ये दो डेफिनेशन आपको यहाँ से मिलती हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली अ व्हीकल डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ज़ाहिर है हमेशा, अगेन वही बात है, हमेशा एक ही स्पीड पे या एक ही सिमत में हम नहीं रहते, हमें कुछ ना कुछ इधर उधर होना पड़ता है, ठीक है। इट चेंजेस इट्स स्पीड, या तो हम अपनी स्पीड चेंज करते हैं या डायरेक्शन चेंज करते हैं, फ्रीक्वेंटली, बार बार करते रहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर हमें कोई एग्जाम्पल देनी हो कि कोई बॉडी यूनिफॉर्मली चल रही है तो उसकी एग्जाम्पल हम क्या दे सकते हैं, डाउनवर्ड मोशन ऑफ अ पैराट्रूपर। पैराट्रूपर कहते हैं जो बंदा वो हवा में जाके जहाज से छलांग लगाता है पैराशूट बांध के। तो पैराशूट बांध के जब वो छलांग लगाता है और जब उसने पैराशूट खोल देना है तो फिर वो एक जैसी स्पीड के साथ ही नीचे आता है। और ये साथ उसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, व्हेन अ पैराट्रूपर जंप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन ही फॉल्स फ्रीली फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ मोमेंट्स के लिए वो बिल्कुल सीधा आएगा। देन द पैराशूट ओपन्स, फिर पैराशूट ओपन हो गया। एट दिस स्टेज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, जो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, ऑन द पैराट्रूपर इज बैलेंस्ड, वो बैलेंस हो जाएगी ग्रेविटी बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर, कि एयर की कितनी रेजिस्टेंस आ गई है और ग्रेविटी उसको कितना खींच रही है, वो बैलेंस हो जाएगा। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी स्पीड तेज नहीं होनी। एक आम चीज़ को आप फेंकते हैं ना, तो जो जो वो ज़मीन के तरफ आती है तो उसकी स्पीड तेज़ होती जाती है। आगे अब हमने पढ़ना है, एक्सेलरेशन उसमें आ जाता है। लेकिन चूंकि पैराशूट है तो हवा की रेजिस्टेंस की वजह से वो बैलेंस में रहेगा, वो एक ही स्पीड के साथ नीचे आएगा, इसीलिए तो फिर जाहिर है वो चोट नहीं लगती और बड़े आराम से वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यही वो इसका पैराशूट का जो है वो चक्कर है, ठीक है, उसी की वजह से इंसान सेव रहता है। तो ये बहरहाल ये उसकी एग्जाम्पल है। तो मेनली आपने डेफिनेशनें याद करनी है और यहाँ से एग्जाम्पल ले लेनी है उसकी यूनिफॉर्म की स्पीड की। तो दो चीज़ें देखें अभी तक हमने पढ़ ली, एक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा उससे जो अगला स्टेप है कि टाइम से डिवाइड कर दें इन डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, तो स्पीड और वेलोसिटी बन जाती है। अब ये जो स्पीड और वेलोसिटी है, इसमें जब चेंज आती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर ये नया कंसेप्ट आता है एक्सेलरेशन का, और ये एक ही है, ये दो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। पीछे तो दो दो चीज़ें थी ना, स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब उनसे एक ही चीज़ बननी है एक्सेलरेशन, कि स्पीड को या वेलोसिटी को आप चेंज करें। नॉर्मली वेलोसिटी को ही कहते हैं क्योंकि वेक्टर से ही आगे से फिर वेक्टर बनना है उसने, तो वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेलोसिटी में जब चेंज आनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी को v को आपने t पे डिवाइड कराना है, तो वो एक्सेलरेशन बन जाना है। तो ये देखें, और एक्सेलरेशन बेसिकली है क्या? एक्सेलरेशन यही है कि या तो आप किसी चीज़ की स्पीड बढ़ा रहे हैं या किसी चीज़ की स्पीड को कम कर रहे हैं, ठीक है, तो यही एक्सेलरेशन बनता है। तो अगेन ये ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं वैसे ही साथ साथ समझा रहा हूँ। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज, यानी क्या डेफिनेशन बन रही है, द टाइम रेट। रेट का वर्ड जब आता है ना, मतलब कि उस चीज़ से आप डिवाइड कराते हैं। किससे डिवाइड कराना है? टाइम से। तो टाइम नीचे आएगा, बटे में आएगा, ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज आई है डेल्टा वी या हाली वी कह लें, तो v को ऊपर डिवाइडेड बाय t। तो ये डेफिनेशन आपने एक्सेलरेशन की याद कर लेनी है। आगे थोड़ा पढ़ने वाला है, द चेंज इन वेलोसिटी कैन अकर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब वेलोसिटी में चेंज तो लानी है, लेकिन वो चेंज दोनों तरह से हो सकती है। यहाँ तो उसकी स्पीड कम ज़्यादा कर लें, उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर लें कि पहले 60 की थी अब 40 की होगी, पहले 60 की थी अब 80 की होगी, या आपने उसको तेज़ किया है या ब्रेक लगाई है तो उसमें वेलोसिटी में चेंज आ गई। लेकिन यहाँ फिर आप ये कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर लें, जैसे उसको सर्कल में घुमाना शुरू कर दें मोटरसाइकिल को या साइकिल को, तो वो मुसलसल उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। तो तब भी हम कह सकते हैं कि उसमें एक्सेलरेशन आ गया। और बोथ ऑफ देम, या दोनों, जैसे हमने ऊपर पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म के लिए वेरिएबल वेलोसिटी की जब बात की थी, द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ज़रूर आप इसको याद करें। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है? जब हम स्पीड बढ़ाते हैं। ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए। इज इंक्रीजिंग एंड इट इज़ नेगेटिव, और नेगेटिव भी एक्सेलरेशन होता है इफ़ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। जब आप ब्रेक लगा रहे होते हैं, वेलोसिटी को कम कर रहे होते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड, अब ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसका नाम है डीसेलरेशन। ये आता है पेपर में, तो डीसेलरेशन नाम याद रखना है किसके लिए? नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए, जब आप ब्रेक लगा रहे हैं, जब आप उसकी स्पीड को कम कर रहे हैं, या रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो ये दो उसके और नाम है नेगेटिव एक्सेलरेशन के।
तो आगे कहता है जी एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी लाइक वेलोसिटी। अगेन मैंने बता दिया वेलोसिटी की तरह ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज दैट ऑफ द चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिधर को वेलोसिटी चेंज हो रही है उधर को ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई, यानी पहली वेलोसिटी क्या है वी आई, ये वी आई आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। v के साथ नीचे छोटा सा i लिख देते हैं ना, तो i का मतलब इनिशियल पहली वेलोसिटी, एंड आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम के बाद इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू vf। हमने उसको यहाँ तो एक्सेलरेट किया या रिटार्ड किया, तो यहाँ बढ़ा ली वेलोसिटी या कम कर ली वेलोसिटी में चेंज ले आए, तो vf हो गई वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल f का मतलब फाइनल। द चेंज इन द वेलोसिटी में जो चेंज आई है वो डेल्टा v, डेल्टा चेंज को कहते हैं। मैथ का डेल्टा ही हमने यूज़ किया हुआ है, डेल्टा v, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। ये जो ट्राइंगल बनी हुई है डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू vf माइनस vi। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस कर दें। अब देखें ना, फाइनल वेलोसिटी आप 80 तक ले गए हैं और पहले 40 थी, तो 80 में से 40 आप माइनस करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी ज़ाहिर है किसी टाइम के अंदर आई ना, कि कितने टाइम में आई, तो वो टाइम की भी साथ साथ हमने बात करनी है। तो इससे फिर आपके पास ये डेफिनेशन बनती है। डेफिनेशन ऊपर आपने सिर्फ ये याद करनी है, बाकी जस्ट इन्फॉर्मेशन है जो जहन में आपने बिठानी है। अब ये जो डेफिनेशन आती है, ये एक अगली डेफिनेशन एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन के वेलोसिटी में जो चेंज आई वो ऊपर, और जितना टाइम लिया उसने उससे डिवाइड। हमेशा डिवाइड टाइम से ही हो रहा है हर दफ़ा। वेलोसिटी बनाते हुए भी हमने टाइम पे डिवाइड किया था, अभी भी टाइम पे डिवाइड करेंगे। इसलिए इसकी जब वो यूनिट बनाते हैं ना, तो टाइम का 2 दफ़ा चूँकि टाइम आ रहा होता है, तो टाइम का वो जो सेकंड होता है उसके ऊपर स्केयर लगा देते हैं, या घंटा है तो उस पर स्केयर लगा लेते हैं, तो वह बहरहाल -2 पावर आएगी अभी यूनिट जब हम इसकी देखते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी को vf माइनस vi कहेंगे, और टाइम t होता है, और ये एक किस्म की इक्वेशन बन जाती है। और अगर हम t को अगेन इधर ले आए a के पास, ठीक है, at इज इक्वल टू vf माइनस vi, और अगर vi को भी ले आए इधर, क्योंकि ये एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है, तो वो बन जाता है at प्लस vi इज इक्वल टू vf। जो देखें उसने ये बनाई हुई है, vf इज इक्वल टू vi प्लस at। t गया ना a के पास, at हो गया, vi भी जाएगा नेगेटिव से इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो vi भी इधर at भी इधर, तो देखें vi भी इधर at भी इधर, vf अकेला। ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि कुछ ज़्यादा यहाँ आपने नहीं पढ़ना। जो पिछला सिलेबस था उसमें इसकी बाकायदा डेरिवेशन की जाती थी, बनाया जाता था इसको। अभी यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है, तो बस इसको इतना ही आपने याद रखना है। ठीक है, तो v एवरेज, और हाली डेल्टा v भी लिख सकते हैं vf माइनस vi की जगह। तो इधर से लेके यहाँ तक जो है ना, ये आपकी एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बनती है। साथ अगेन वो यूनिट है उसकी बताई हुई है, द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे पढ़ना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगेन वही बात, 2 दफ़ा टाइम आया ना, एक दफ़ा वेलोसिटी को डिवाइड कराने में, वेलोसिटी से फिर एक्सेलरेशन आया तो फिर दोबारा टाइम पे डिवाइड किया, तो इसलिए नीचे जो सेकंड है उसके ऊपर -2 लग रहा पावर। ठीक है, वो मैंने आपको पहले बताया। तो ये हो गया। अब इसी तरह इसकी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म ये है कि आप स्पीड तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जो रेस को आपने ऐसे किया हुआ है मोटरसाइकिल की या गाड़ी का, जो पाँव से एक्सेलरेटर दबाते हैं, तो ये नहीं कि उसको कम ज़्यादा कर रहे हैं, झटके मार रहे हैं उसको बस एक ही दफ़ा ऐसे कर दिया ना, बस ये ऐसे पकड़ा उसको, तो ऐसे किया, अब यहाँ पर आके छोड़ दिया, अब इधर से वो बढ़ती जा रही है स्पीड। तो स्पीड को आप यूनिफॉर्मली बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह यूनिफॉर्मली आप उसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन कभी ऐसे घिंग जैसे लड़के करते हैं घिंग ऐसे, तो वो फिर एक्सेलरेशन तो हो रहा है उसका, लेकिन कभी थोड़ा एक्सेलरेशन है, कभी ज़्यादा एक्सेलरेशन है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, वेरिएबल होगा। इफ़ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कहता है जब वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड कराते हैं और फिर दोबारा वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करते हैं, तो आंसर एक जैसा ही आ रहा हो, इसीलिए तो कांस्टेंट हो जाता है ना, एक जैसा ही रेट। ठीक है, तो ये एक जैसे रेट के साथ पढ़ेंगे तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म हो रही है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, और इसी को ज़ाहिर है उल्टा कर दें, इफ़ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के पीछे नॉट लगा लें, तो फिर क्या हो जाएगा कि एक्सेलरेशन जो है नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ये दोनों डेफिनेशनें एक ही जगह से निकल रही हैं, ये आपने याद करनी है। ये वैसे नीचे उसने बना दी हुई है, इफ़ से लेके ना, इधर से लेके यहाँ तक, तो ये नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन ये यहाँ पे मौजूद है। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अगेन उसके बाद एग्जांपल है, अगेन अब यहाँ ज़ुबानी समझ नहीं आनी, जैसे मैथ का सवाल ज़ुबानी समझ नहीं आता, तो ये मैं लिख के करवाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, उधर आ जाएगा। अब उसके बाद जो है ये आनी है 2.7 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो ये जो डेफिनेशनल थी वो यहाँ तक हो गई, जितनी बड़ी बेहतरीन, ये 8-9 डेफिनेशनें बनती हैं।
अब इसके बाद चूंकि एक नया कंसेप्ट आ रहा है, 30 मिनट का हमारा लेक्चर ये हो गया है, तो इनफ है इतना। नेक्स्ट इंशाल्लाह उस लेक्चर के अंदर इसकी जो अभी हमने पढ़ी हैं चीज़ें, इन्हीं को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है और बड़ा मज़े का काम है, तो इंशाल्लाह ये भी समझ आएगी। ठीक है जी, यहाँ तक फिर रखते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।